वेलकम गाइस टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो गाइस अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ये हम कैसे पता कर सकते हैं उस इक्वेशन को देखकर उसकी क्या कंडीशंस है। उसके बाद हमने देखा ग्राफिकल मेथड जिसके थ्रू हम किसी भी दो इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने अलजेब्रिक मेथड्स में पहला मेथड देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन होता क्या है, इसका मतलब है किसी एक को एलिमिनेट करना। जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम अगर इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होगी जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करें, तो सबसे पहले तो चूज कर लीजिए आपको किसको एलिमिनेट करना है, एक्स को या वाई को। सपोज आपको एक्स को एलिमिनेट करना है, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो दोनों इक्वेशंस है उसमें हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं किसी तरीके से। उसमें कुछ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को बराबर कर दिया। फिर एक इक्वेशन में से जब हम दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास x तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 बन जाएगा। फिर हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बचेगी जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 10 और x + 2y = 6। तो इसमें हम अगर सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x + 4y = 8। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, और हमने दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये अभी भी वही इक्वेशन है, बस उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम इस इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखते हैं। LHS में से LHS माइनस होगा और RHS में से RHS। तो इससे जब हम इसे ओपन करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे x + 2y = 6 और 2x + 4y = 12 होगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 3y - 4y आ जाएगा -y, और 10 - 12 - 2, यानी कि y = 2 आ गया। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y को हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। x + 2 × 2 = 6, x + 4 = 6, यहाँ से हमारा x 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2,2। एक बार आप इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। 2 × 2 यानी कि 4, 4 + 3 × 2 यानी कि 6, 4 + 6 10। ऐसे इसमें भी करके देख लीजिए, 2 + 2 × 2 यानी 2 + 4 = 6, मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमने किया क्या, हमने दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट को सेम बनाया और एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दिया, जिससे हमें क्या हो गया, हमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन मिल गई जिसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें हमें दिख रहा है y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो हम सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। हमें किसी कोफिशिएंट से हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है और इसमें माइनस भी नहीं करना, क्योंकि डायरेक्टली ऐड करने पे ही कैंसिल हो जाएगा। हमारा मोटिव यही है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो x + 2x हो जाएगा 3x, 4y - 4y कैंसिल हो जाएगा और RHS में 9 + 6 आ जाएगा 15। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसको इसमें पुट करके देख लेते हैं। 5 + 4y = 9, 4y = 4, y = 1 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 5,1। अब इसको अब इसमें पुट भी करके देख लीजिएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, बस किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में सेम कोफिशिएंट बना देना है, जिससे फिर हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे। अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि किसी को हम इजीली 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ कर दें। तो हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम चूज कर लेते हैं कि हमें किसे एलिमिनेट करना है। सपोज हम x को एलिमिनेट करते हैं, y को भी कर सकते हैं, बट हम इसमें x को करके देखते हैं। तो हमें इन दोनों में x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 4 से, जिससे क्या होगा, दोनों को x का कोफिशिएंट 12 बन जाएगा। तो इसमें तो ये कोप्राइम है, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई कॉमन फैक्टर होगा, मान लीजिए इधर 2 है इधर 4 है, सिंपली 2 से करेंगे, तो तब हमें क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम लेना है और दोनों इक्वेशन में उसका एलसीएम बनाना है। अभी आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें 4 और 3 का एलसीएम 12 है, तो हमें दोनों इक्वेशंस में एक्स के कोफिशिएंट को 12 बना देना है। तो पहली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12x प्लस 15y इक्वल टू 66। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12x प्लस 8y इक्वल टू 52। अब पहली इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x माइनस 12x 0 हो जाएगा, 15y माइनस 8y मतलब 7y हो जाएगा, और 66 माइनस 52 क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ से हमारी y की क्या वैल्यू आ गई, 2। y मिल गया, अब y को इसमें पुट कर देते हैं, 3x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 13। तो 3x आ जाएगा, 13 माइनस 4 यानी कि 9, यहाँ से x आ जाएगा 3। तो हमारा क्या आंसर आया, 3,2। अब आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के कोफिशिएंट्स को बराबर बनाया किसी भी तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी 7 और 4 का एलसीएम 28 है, तो इसको 28 बनाने के लिए आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई, 28x प्लस 32y इक्वल टू 23 इंटू 4 यानी कि 92। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, 28x प्लस 4 इंटू 7 28y इक्वल टू 84। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन में से इस पूरी इक्वेशन को आप ऐसे अलग अलग से लिख के भी कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आसान लगेगा। मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 28 में से 28 जाएगा तो 0x हो जाएगा, खत्म हो गया। 32y माइनस 28y यानी कि 4y, और 92 माइनस 84 यानी कि 8। y कितना आ गया, 2। y 2 आ गया। अब इसको इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं, 4x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू 12 माइनस 8 यानी कि 4 यानी कि x इक्वल टू 1। तो इसका हमारा आंसर आया 1 और 2। तो हमें बस ये करना है, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना देना है, फिर एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके, या अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो रही हो, एक का कोफिशिएंट सिमिलर पॉजिटिव है और एक का सिमिलर नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करके किसी भी तरीके से एक वेरिएबल को बस एलिमिनेट करा देना है। उसके बाद हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी, जिससे हम सॉल्व करके एक वेरिएबल निकाल लेंगे, फिर इसको इसमें रख देंगे तो हमारा सेकेंड वेरिएबल भी आ जाएगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किए, इसमें हमने मोस्टली x को एलिमिनेट किया इन तीनों क्वेश्चंस में, पर आप y को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो ये चारों क्वेश्चंस में हमने पहले चेक नहीं किया, बट इनका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, आप चेक करके देख सकते हैं। 7/4 और 8/4 यानी कि 2 इक्वल नहीं है, 4/3 5/2 इक्वल नहीं है, 1/2 और -1 ये भी इक्वल नहीं है, इसमें 2/1 और 3/2 ये भी इक्वल नहीं है। तो इनका यूनिक सॉल्यूशन था, इसीलिए हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। बट अगर इनका नो सॉल्यूशन हो और इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो, हम पहले ही चेक करेंगे किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, तो हमें पता तो चल जाएगा अगर नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा तो हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। बट हम फिर भी एक बार उनमें एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पता है कि इसका नो सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि इसमें x के कोफिशिएंट a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, तो इसका नो सॉल्यूशन आने वाला है c1/c2, क्योंकि c1/c2 a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो हमें पता है इसका नो सॉल्यूशन आने वाला है, पर फिर भी हम एक बार करके देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है। जैसे इसमें 4x प्लस 8y इक्वल टू 16 है सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 4x बन जाएगा और दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, फिर हम इसे माइनस कर सकते हैं। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x प्लस 8y इक्वल टू 18। पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा,
एक्स से क्या भी एक्स का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा और वाई का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 0x प्लस 0y, यहाँ पे आ गया 0 और इक्वल टू आ गया -2। ऐसा ही कुछ हमारा कल भी सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में भी हो रहा था। तो ऐसा इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, ये समथिंग इक्वल टू k है। अब आपने a1 और a2 को सेम करने के चक्कर में a1 का k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a1 k a2 बन गया। जैसे इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें हमने a1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको a2 मान लीजिए, तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये a1 बन गया। पर यहाँ पे साथ ही साथ क्या हुआ, b1/b2 भी बराबर है, तो b1 भी k इंटू b2 बन गया, जैसे इसमें हुआ। 2 का हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे, बट पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, तो उसका 4 के साथ भी और 8y बन गया। तो ये दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम हो गया और माइनस किया तो दोनों ही खत्म हो गए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। और दो इक्वेशन को हम इन सारे क्वेश्चंस में इसीलिए इक्वेट कर पा रहे हैं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसी के लिए ये सब ट्रू है, बाकी पॉइंट्स के लिए नहीं है। कल भी ऐसा ही हो रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसके लिए ये सब ट्रू हो, इसीलिए हम इसमें एलिमिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे। हम पहले किसी क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि उसका नो सॉल्यूशन है, कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है। यूनिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम सॉल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन है तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसका आंसर ही नो सॉल्यूशन है। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होगा, जैसे इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 12y इक्वल टू 18। अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन सेम है। अब इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, बट ये कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं बता रहा। जैसे आप इसमें देख लीजिए, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है और ये समथिंग इक्वल टू k है, जब आप a1 को a2 के बराबर बनाने के लिए आपने इसमें किसी का मल्टीप्लाई कर दिया, a1 को k a2 कर दिया, तो साथ ही साथ आपने पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो b1 भी k b2 बन गया और c1 भी k c2 बन गया। तो जिससे क्या हुआ, ये सिमिलर इक्वेशन बन गई और सिमिलर बन गई, तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हम पढ़ ही चुके हैं। तो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन दी होती है। हम शुरू से यही देख रहे हैं, कल भी हमने किया था तो ऐसे ही हुआ था। कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो ट्रू तो है, बट जो हमें वैल्यूज नहीं बता पा रहा a1 x और y की। इसीलिए जब नो सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, उसका वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमें उसको चेक करना है कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो होगा या इनफाइनाइट होगा। नो या इनफाइनाइट होंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यूनिक होगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, जिसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम वेरीफाई भी करके देख लेंगे उस पॉइंट्स को, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे किसी भी एक क्वेश्चन में इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के हमने मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब एक चीज और बची है, जो कि हमारा चौथा मेथड, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और वो कोई मेथड नहीं है इनकी तरह, जैसे अभी हमने 3 मेथड के ग्राफिकल मेथड, उसमें हमने एक अप्रोच लगाई, दोनों इक्वेशंस को प्लॉट किया ग्राफ पर, फिर सॉल्व किया। सब्स्टिट्यूशन में भी एक मेथड था, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया, इसमें एक को एलिमिनेट किया। तो हम यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। चौथा मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक सिंपल फॉर्मूला है, हमें सोचना नहीं पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करें क्या करें। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा फॉर्मूला है। मैं एक बार आपको बताता हूँ क्या है फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला है x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y होगा उसमें c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1।
तो इस फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा सा टफ है, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक मेथड बताऊंगा, बहुत ही कॉमन मेथड है, सब वही यूज करते हैं, जिससे हम इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये फॉर्मूले पे हम आए कहाँ से। आपको पता होना चाहिए ये B1 C2 B2 C1 A1 A2 ये सब हमारे कोफिशिएंट्स हैं। A1 B1 और C1 पहली इक्वेशन में है, जिसमें A1 x का है, B1 y का है, C1 कांस्टेंट है। और ऐसे ही A2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, B2 y का है और C2 कांस्टेंट है। तो उसमें हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने इन क्वेश्चंस में C1 और C2 को RHS में रख के सॉल्व कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता, बट जो हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा था उसमें हमने देखा था कि जो C1 और C2 है वो भी LHS में ही आते हैं। तो जब हम C1 और C2 को इसमें पुट करेंगे तो उसमें हमें साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। जैसे इसमें C1 और C2 हमें ऐसे देख के लग रहा है 10 और 6 है, बट नहीं है। जब हम इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन वाली फॉर्म में रखेंगे तो हमें इस 10 को LHS में ले जाना पड़ेगा, तो वो -10 है C1 और ऐसे ही -6 है। तो ये सब हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अच्छे से जानेंगे, देखेंगे ये जो इतना वियर्ड सा फॉर्मूला है ये आया कहाँ से। ये कुछ नहीं है, इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से ही निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसमें बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए और कौन कौन से चैप्टर चाहिए, और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या आपका कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप NCERT या RD शर्मा या और कोई भी स्टैंडर्ड बुक के एलिमिनेशन मेथड तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।